एवरीवन, वेलकम बैक। कैसी चल रही है आप सबकी लाइफ? आज हम मिलते हैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ। आज हम डिस्कस करेंगे स्टार्टअप फाइनेंस। ये टॉपिक प्रैक्टिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी। यू नो व्हाट, 2021 to 2030 is a decade which is expected to be golden era for startups in India। तो इस डिकेड के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए इसको जानते हैं डिटेल में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है और रिपीट मोड में आता है, तो आप इसके सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं स्टार्टअप फाइनेंसिंग। तो स्टार्टअप बेसिकली होता क्या है? तो स्टार्टअप इज समथिंग लाइक आपको आया एक आइडिया, देन आपने आइडिया तो बहुत आते हैं, उस आइडिया को रियलिटी में अगर कन्वर्ट किया, दैट इज कॉल्ड अ स्टार्टअप। So it is written here, startup financing means some initial infusion of money needed to turn an idea। मतलब कि आपको कुछ पैसे चाहिए कि जो आपको आइडिया आया है ना, आप उसको रियलिटी में कन्वर्ट कर सके, उसके लिए हम आपको बोलते हैं स्टार्टअप। While starting out, big lenders like bank are not interested in startup business। Obviously कि startup businesses में banks इतने interested नहीं होते क्योंकि ये बहुत रिस्की होता है और बैंक ऐसे रिस्की जोन्स में पैसे नहीं लगाता। तो आपको क्या करना होता है, अब आपको स्टार्टअप के लिए पैसे तो चाहिए, तो आपको पैसे कहाँ से रेस करने हैं, कैसे मिल सकते हैं, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जैसे कि इन्वेस्टर्स होते हैं, आपके बिजनेस में कोई पैसे लगाने जा रहा है, तो इन्वेस्टर्स को आप कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उसके लिए आपको एक अच्छी सी पिच प्रेजेंटेशन देनी होती है। पिच प्रेजेंटेशन क्या होता है और कैसे देनी है, वो हम डिस्कस करेंगे। ये वाला टॉपिक हम इस पिच प्रेजेंटेशन के बाद डिस्कस करते हैं। पिच प्रेजेंटेशन इट इज अ शॉर्ट एंड ब्रीफ प्रेजेंटेशन। ये नहीं है कि आप पूरा दिन लेकर, इन्वेस्टर के पास भी इतना टाइम नहीं होता ना कि आपके साथ पूरा दिन स्पेंड करेगा, तो आपको बस दिए जाते हैं 20 मिनट्स, 15-20 मिनट्स। आपको इसी 15-20 मिनट में इन्वेस्टर को पिच करना है। कैसे करना है, इसके लिए एक शो आया था शार्क टैंक इंडिया, एंड वो बहुत अच्छा शो था स्टार्टअप के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। एंड उन्होंने जैसे कि यहाँ पे आते थे बंदे अपने स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए, तो उन्होंने कैसे पिचेस दिए, उसमें से मैंने 1-2 पिचेस इस वीडियो का पार्ट बनाई है, आप उनको देखिए। और आप चाहे तो वो वीडियोस अगर आपके पास टाइम हो तो आप अलग से भी देख सकते हैं, बट उसमें कुछ पॉइंट्स को, ये सारे पॉइंट्स को मैंने फिगर आउट किया है। तो चलिए एक बार पहले आप वो वीडियोस देख लीजिए। ये शो दिखाना मेरा पर्पज़ नहीं था, मेरा पर्पज़ था आपको ये सारे पॉइंट्स लर्न कराना। अब आप खुद से इन्हें लर्न करने जाएंगे ना, तो आपको थोड़ा सा हो सकता है कि आप कुछ पॉइंट्स भूल जाएं, बट जब आप इस वीडियो को माइंड में रखकर ये पॉइंट्स पढ़ेंगे ना, आपको, अगर आप इनके अंदर का भी पढ़ना चाहेंगे ना, तो आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे कि क्या एक्चुअल में होता है और क्या नहीं। मैंने वीडियो का सिर्फ रेलेवेंट पोर्शन डाला था, अगर आप चाहें तो आप पूरी वीडियोस देखें और आपको एक और अच्छी क्लैरिटी मिलेगी, बट आपके पास टाइम हो तो। लेट्स प्ले अगेन। या सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज इंट्रोडक्शन। टू स्टार्ट विद, फर्स्ट स्टेप इज टू गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ योरसेल्फ। उन्होंने भी पहले इंट्रोडक्शन दिया था, अपनी टीम का इंट्रोडक्शन दिया था, ये आपने देखा। तो वही इन्होंने यहाँ पे बताया है कि आप क्या बिजनेस करते हैं, अपने बारे में थोड़ा सा, अपने बिजनेस के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दो। आपकी टीम में कौन कौन है, वो लोग, आप कितना पैसा लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, ये सब बताना चाहिए। प्रॉब्लम, दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देयर शुड बी अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अगर कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं होती ना, तो फिर स्टार्टअप का फायदा ही क्या है, अगर आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो। इसलिए जनरली इन्वेस्टर आस्क कि प्रॉब्लम क्या है। तो जैसे अश्विनी ने भी बोला था कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ नहीं आ रहा है, तो फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया कि हाँ हमारे पास ये है वो है, बट वो ऑल्दो उनको नहीं कन्विंस कर पाए, लेकिन बाकी सबको कन्विंस करने में एबल थे। तो यहाँ पे वही चीज़ है, आपको एक्सप्लेन करना है कि प्रॉब्लम क्या है और आप उसको कैसे सॉल्व करने वाले हो। फिर सॉल्यूशन, उन्होंने अपना सॉल्यूशन भी बताया था, जैसे वो हेयर एक्सटेंशन वालों में उन्होंने बताया था। उसमें एक चीज़ ये भी थी कि वो लोग ये बोल रहे थे कि जैसे हेयर कलर से लोगों के बाल खराब हो जाते हैं, कलर कराने, तो लोग एक्सटेंशन प्रेफर करते हैं। अब कैसे करते हैं, उसकी सॉल्यूशन भी वो लोग खुद दे रहे थे।
तो प्रॉब्लम है उसकी सॉल्यूशन भी आपको बताना है कैसे कैसे कर सकते हो। और आप जितना अच्छे से एक्सप्लेन, एक बार इसको रीड कर लीजिए और आप अपने आप पे लिख सकते हैं, अपने खुद के एग्जांपल्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको अगर वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है, आप प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट कर पा रहे हैं। आप देख रहे हैं ना कि पिच में यही सारे पॉइंट्स इनकॉर्पोरेट है। तो एक अच्छी पिच में अगर आपने ये सारे पॉइंट्स इनकॉर्पोरेट किए हैं तो आप इन्वेस्टर को इन्फ्लुएंस करने में काफ़ी हद तक कामयाब हो जाएंगे। मार्केटिंग सेल्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि इन्वेस्टर जो भी होगा वो इसमें इंटरेस्टेड होगा। अगर मार्केटिंग नहीं होगी तो आपको प्रोडक्ट बिकेगा नहीं, आपको प्रोडक्ट नहीं बिकेगा तो इन्वेस्टर को फायदा कैसे होगा। तो ये पार्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब आपको बताना है कि आपका टारगेट कस्टमर कौन सा है, आपका मार्केट साइज क्या रहने वाला है प्रोडक्ट का, तो ये सब चीजें इन्वेस्टर को कम्युनिकेट करनी होगी। और यहाँ पे ये भी मेंशन है कि अगर आपका बिजनेस ऑलरेडी गुड सेल कर रहा है तो आप प्रमोटर्स बताएंगे कि ये जो हमारी ग्रोथ होने वाली है कैसे होगी, फ्यूचर फोरकास्ट, ये सब आपको बताना होगा। प्रोजेक्शंस और माइलस्टोन, यहाँ पर अभी जनरली क्या होता है, जो स्टार्टअप होता है वो एकदम नया होता है, तो फिर उस स्टार्टअप के पास अपने हिस्टोरिकल डेटाज नहीं होते, तो फिर ये गेस करना मुश्किल हो जाता है कि आगे क्या होने वाला है। अगर आपके पास हिस्टोरिकल डेटा है दैट्स वेल एंड गुड, कि आप उसके बेसिस पे एक फोकस आराम से लगा सकते हैं कि क्या क्या होने वाला है। तो प्रोजेक्शंस में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड करने चाहिए ये तो हमें अच्छे से पता है, हम लोग अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हैं। इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, इन्हीं से फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस पता लगाई जा सकती है। तो मेक श्योर कि आपके पास ये डेटा रेडी हो। उसके बाद कंपटीशन, देखो हर एक बिजनेस का कंपटीटर होता है, ठीक है। आपके पास आइडिया है बट एक बार मार्केट रिसर्च करके आओ कि क्या ऐसा प्रोडक्ट किसी और ने बनाया, अगर बनाया उसको क्या क्या डिफिकल्टी हुई, वो मार्केट में क्यों स्टैंड नहीं कर पाया, क्या परफॉर्मेंस में था, क्योंकि इन्वेस्टर इस चीज के लिए भी पूछ सकता है। जैसे अमन ने पूछा था कि आपका कोई कॉम्पिटिटर है, उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया नहीं, बट फिर उसको पता था कि हाँ फ्रूट्समिथ आपका कॉम्पिटिटर था, तो फिर आप, लेकिन उनको भी उसके बारे में पता था, काउंटर कर पाए। इसलिए एक बार डीप स्टडी करके जाओ कि कंपटीशन में कौन कौन लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो आपको जरूरी है कि अपने कंपटीशन के बारे में बताओ, फिर आप उनसे बेटर कैसे हो ये चीज बताओ, ऑर्गेनाइजेशन का नेम, प्राइजेस एक्सेट्रा, सारी डिटेल्स आपको हाईलाइट करनी चाहिए आइडियली। बिजनेस मॉडल, दिस इज द मेन थिंग। अगर आपको अपना बिजनेस मॉडल एक्सप्लेन कर पाए इन्वेस्टर्स को, तभी तो वो आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड होंगे ना। तो बिजनेस मॉडल जानने के लिए भी इन्वेस्टर्स आपको बोलेंगे। तो बिजनेस मॉडल में क्या क्या चीज हो सकती है, आपका पर्पस क्या है, बिजनेस का प्रोसेस क्या है, आपके टारगेट कस्टमर्स कौन है, या आप क्या क्या ऑफरिंग्स दे रहे हैं। तो आपकी ऑफरिंग्स में जैसे उन्होंने बताया था कि हम जूस भी देते हैं, हम ये देते हैं, वो देते हैं, तो अपनी ऑफरिंग्स आपने बताई, स्ट्रैटेजीज बताई कि हाँ हम ये सब चीजें करने कैसे वाले हैं। जैसे स्ट्रैटेजीज में उन्होंने एग्जांपल दिया था, आई डोंट नो मैंने उसको स्किप कट तो नहीं कर दिया, उन्होंने स्ट्रैटेजीज में दिया था कि हम लोग टेम्पल से कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि लोग क्या करते हैं अपने जो हेयर है वो डोनेट करते हैं टेम्पल्स में। ये काफी मतलब काफी टाइम से ऐसे चला रहा है कि लोग अपने बालों को डोनेट कर देते हैं टेम्पल्स में। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो टेम्पल्स के साथ टाई अप कर रहे थे, तो ये उनकी स्ट्रैटेजीज थी। इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, सोर्सिंग, ट्रेडिंग प्रैक्टिस एंड ऑपरेशनल प्रोसेसेस एंड पॉलिसीज इंक्लूडिंग कल्चर। तो आपका बिजनेस मॉडल एकदम क्लियर होना चाहिए, आपके लिए तो होना ही चाहिए, सामने वाले को भी आप एक्सप्लेन कर पाओ, इतना क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आता है फाइनेंसिंग। तो फाइनेंसिंग इज अबाउट कि आपने यहाँ अगर आप किसी नए इन्वेस्टर को पिच करने जा रहे हो तो उससे पहले क्या आपने कभी कोई मनी रेस की है, इफ यस तो आपको इन्वेस्टर को ये जरूर बताना चाहिए कि हाँ हम ऑलरेडी इतना फंड रेस कर चुके हैं। If a startup business firm has raised money, it is preferable to talk about how much money has already been raised. Who invested money into the business? और किसने किया है। कई बार तो ये भी हो जाता है कि लाइक लेट्स सपोज आपके बिजनेस में ऑलरेडी रतन टाटा ने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो सामने वाले बंदे का तो खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा, यार उसने इन्वेस्ट कर रखा है, इतने महान इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट कर रखा है, तो फिर हमें आपके बारे में कुछ जानने की जरूरत नहीं है, हम भी आग बंद करके पैसा लगा सकते हैं। तो दैट्स वाई कि ये जरूरी होता है आप ये बताएं कि आपके बिजनेस में ऑलरेडी किसने इन्वेस्ट कर रखा है। ओके, नेक्स्ट कम टू दैट टॉपिक। हमने बीच में एक टॉपिक मिस किया था। आई जस्ट होप कि आपको ये पिच प्रेजेंटेशन बहुत क्लियर होगा
एंड आप अगर चाहे तो और 2-3 एपिसोड्स देख सकते हैं, तो आपको ये पॉइंट्स याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत सिंपल है। एक बार फिर से हम लोग बोल देते हैं, इंट्रोडक्शन, टीम, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, मार्केटिंग, सेल्स, प्रोजेक्शंस, कंपटीशन, बिजनेस मॉडल। तो ये 8 पॉइंट्स हैं, और एक और भी है, सॉरी, फाइनेंसिंग। तो ये 9 पॉइंट्स आपको याद करने हैं, और ये 9 पॉइंट्स अब आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई कैन श्योर यू कि आपने अगर ये वीडियो अच्छे से देखी है, और चाहे तो आप एक बार और देख लीजिएगा, तो आपको ये पॉइंट्स माइंड में खुद ही बैठ जाएंगे। ठीक है, अब हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि इन्वेस्टर से कैसे पिच कर सकते हैं, बट ये भी तो हो सकता है कि कोई और सोर्सेज से आपको नहीं करनी इतनी मेहनत और इन्वेस्टर्स नहीं दे रहे, तो हमारे पास और क्या सोर्सेज हो सकते हैं पैसे लाने के। आपको अपना स्टार्टअप तो स्टार्ट करना ही है ना, तो फंड रेजिंग के ऑल्टरनेट मेथड्स की बात करते हैं। सबसे पहले पर्सनल फाइनेंसिंग। पर्सनल फाइनेंसिंग इज कि अगर आपने अपने बिजनेस में खुद ही पैसे नहीं डाले तो दूसरे क्या डालेंगे। सबसे पहले तो यही होता है ना कि आपके पास जितना भी है आप अपने बिजनेस में डालो पर्सनल फाइनेंसिंग, अदरवाइज लोग नहीं आते। तो यहाँ पे भी लिखा, दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर विल नॉट पुट मनी इनटू अ डील इफ दे सी दैट यू हैव नॉट कंट्रीब्यूटेड मनी। तुम्हारा खुद का नहीं लगा तो आपको वो सीरियसनेस नहीं होगी। जब तक इन्वेस्टर को सीरियसनेस नहीं दिखाई देगी आपके बिजनेस में, तो फिर वो इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे। इसलिए सबसे पहले आता है पर्सनल फाइनेंसिंग। देन पर्सनल क्रेडिट लाइन्स। व्हाट इज पर्सनल क्रेडिट लाइन्स? लेट्स सपोज बैंक्स आपको क्रेडिट कार्ड देते हैं, तो वो कुछ लिमिट्स भी देते हैं, तो वही लिमिट्स अगर आप यूज करके अपना बिजनेस चलाना चाहो, बट मेक श्योर क्रेडिट कार्ड्स की ड्यू डेट्स होती हैं, आप उसको टाइमली पे करो, अदरवाइज आपका स्कोर खराब हो जाता है। क्रेडिट कार्ड के स्कोर्स होते हैं ना, जैसे सिबिल स्कोर्स, वो सब आपकी रेटिंग इंपैक्ट करती है। इसलिए मेक श्योर अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं तो उसकी टाइमली पेमेंट कर दे। फैमिली एंड फ्रेंड्स, आप इनके अंदर का कंटेंट पढ़ेंगे ना तो आपको वही मिलेगा जो मैं बोल रही हूँ, बट फिर भी आपको मैं ये बोलूंगी एक रीडिंग दो आप, क्योंकि अगर आपने रीडिंग दी ना तो लिखने में इफेक्टिवनेस आती है, तो इसलिए एक बार छोटी छोटी रीडिंग को जरूर देना। फैमिली एंड फ्रेंड्स। फैमिली एंड फ्रेंड्स दे आर ऑलवेज देयर फॉर यू। तो फैमिली एंड फ्रेंड्स अगर आपको कोई नहीं देगा तो फैमिली एंड फ्रेंड्स तो देंगे ना। देयर आर पीपल हु जनरली बिलीव इन यू, क्योंकि वो आपको जानते हैं, वो पहचानते हैं, वो आप पर ट्रस्ट करते हैं, उन्हें पता है कि आप कुछ ना कुछ तो फोर डालोगे और उसी के लिए वो आपको मनी देंगे। पेयर टू पेयर लैंडिंग। इन दिस प्रोसेस यहाँ पे क्या होता है, कुछ लोग होते हैं वो आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं, जैसे ग्रुप ऑफ पीपल होता है, इकट्ठे आए, एक दूसरे को पैसे दिए, जिसको जरूरत होती है वो ले लिया फिर वापस कर दिया। तो इट्स लाइक कि पेयर टू पेयर लैंडिंग होती है, एक छोटे से ग्रुप में सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ये बहुत पहले से ही चलता आ रहा है, काफी पुराना मेथड है ये वाला, बट ऐसा करते हैं, अभी भी करते हैं लोग। Crowdfunding. Crowdfunding is the use of small amount of capital from a large number of individuals to finance a new business initiative. Crowdfunding makes use of easy accessibility of vast networks of people through social media and crowdfunding website to bring investors and entrepreneurs together. अब ये बहुत न्यू है, मतलब अब आप क्या कर सकते हो, सोशल मीडिया से भी पैसे इकट्ठे कर सकते हो। जैसे कि अगर आपने देखा होगा कैटो, तो कैटो क्या करते हैं, वो ऑनलाइन एक लिंक्स शेयर करते हैं, उसमें क्या करते हैं, क्राउड फंडिंग करते हैं कि उसने किसी बंदे का ट्रीटमेंट कराना है, तो क्राउड फंडिंग से पैसे इकट्ठे करते हैं, एक लिंक शेयर करते हैं जिसमें लार्ज सोसाइटी क्या कर रही है, सब लोग अपने जितना जितना कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकता है वो पे करती है और उससे ट्रीटमेंट हो जाता है। तो दिस इज एन एग्जाम्पल, इसको आप ऐसे ही आप स्टार्टअप के लिए यूज कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड क्राउड फंडिंग। Micro loans. These are the small loans that are given by individual at a lower interest. छोटी सी अमाउंट होगी, छोटा सा इंटरेस्ट रेट होगा नए बिजनेस वेंचर को देने के लिए। बस एक बार वो देखना चाहते हैं कि हाँ, क्योंकि छोटी छोटी अमाउंट्स भी कई बार मतलब होता है ना कि कुछ तो मिलेगा एटलीस्ट स्टार्ट करने के लिए, तो दीज आर माइक्रो लोन्स, ये मिल जाते हैं। वेंडर फाइनेंसिंग. Vendor financing is a form of financing in which a company lends money to one of its customer. अब जिससे आप सामान खरीदने जा रहे हैं उसी से आपने क्या किया, पैसे ले लिए। तो अब आप उससे सामान खरीदे, तो आपको जानता है, पहचानता है, ट्रस्ट करता है और उसी वो आपको प्रोडक्ट भी दे रहा है, तो फिर ठीक है ना, वो आपको आराम से फाइनेंस कर पाएगा। यहाँ पे इसने लिखा है वेंडर फाइनेंसिंग ऑल्सो टेक्स प्लेस व्हेन मैनी मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स आर कन्विंस्ड टू डेफर पेमेंट अंटिल द गुड्स आर सोल्ड। तो वो कहता है कि जब तक हमारे गुड्स नहीं बिक जाएंगे तब तक आप पैसे मत दो, कोई नहीं, जब गुड्स बिक जाएंगे उसके बाद पैसे दे देना। मतलब कि एक टाइप से उन्होंने क्रेडिट पीरियड दे दिया, 45 to 60 डेज, कुछ भी हो सकता है, इस टाइप से एक छोटा सा पीरियड दे दिया।
या फिर वो देखने के लिए कि आप क्रेडिट वर्थिनेस कितनी है, उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाता है। उसके बाद आता है परचेज ऑर्डर फाइनेंसिंग। ये भी आपका सिमिलर है। द मोस्ट कॉमन स्केलिंग प्रॉब्लम फेस बाय स्टार्टअप इज द इनएबिलिटी टू फाइंड अ लार्ज न्यू ऑर्डर। क्या होता है, अब नए लोगों पे भरोसा करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए जनरली जो स्टार्टअप्स होते हैं ना, उनको बड़े बड़े ऑर्डर्स नहीं मिल पाते, तो उनके पास वर्किंग कैपिटल की कमी हो जाती है। जब आपके पास ऑर्डर मिलेगा, पैसे आएंगे, बिजनेस में पैसा रन करेगा, तो वर्किंग कैपिटल अच्छी होगी, बट इनको वर्किंग कैपिटल की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, तो इसलिए ये लोग परचेज ऑर्डर फाइनेंसिंग के साथ जाते हैं। यहाँ पे एडवांस मिल जाता है, सप्लायर आपको एडवांस देता है कि ठीक है आप ऑर्डर लो, आप पैसे लो, बनाओ और फिर तैयार हो जाएगा, तो उसके बाद पेमेंट हो जाएगी। तो परचेज ऑर्डर फाइनेंसिंग भी एक अच्छा मेथड है। Factoring accounts receivables. In this method, a facility is given to the seller who has sold the goods on credit to fund his receivable till the amount is fully received. तो जब तक पूरे पैसे रिसीव नहीं जाते, ये फैक्टरिंग का कॉन्सेप्ट आपने अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो फैक्टरिंग अकाउंट्स रिसीवेबल भी आप यूज कर सकते हैं स्टार्टअप के लिए। पिच प्रेजेंटेशन हमने कवर कर लिया। आई होप आपको ये सारे के सारे मेथड्स याद हो गए होंगे। एक बार और बोल दूं, पर्सनल फाइनेंसिंग, पर्सनल क्रेडिट लाइंस, फैमिली एंड फ्रेंड्स, इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, इसको हम शॉर्टकट बना के याद करते हैं। रुकिए, हम इन तीनों का बना सकते हैं पीपीएफ। ओके, पर्सनल फाइनेंसिंग, पर्सनल क्रेडिट लाइंस, फैमिली एंड फ्रेंड्स। ऑल्दो क्योंकि हमें लिखनी तो इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज ही है ना, तो इतने मल्टीपल पॉइंट्स, अगर ये 4 नंबर क्वेश्चन आ गया तो आपको सारे पॉइंट्स में भी एट दैट पॉइंट याद ना रहे, तो इसलिए आप थोड़ी थोड़ी निमोनिक्स बनाने की कोशिश कीजिए। पर्सनल फाइनेंसिंग, पर्सनल क्रेडिट लाइंस, फैमिली एंड फ्रेंड्स, दिस इज पीपीएफ। एंड लेट्स सी नेक्स्ट स्टेप, पेयर टू पेयर लेंडिंग, क्राउड फंडिंग, पीसीएम। अगेन ये भी आपका पीएफ हो जाएगा। यू नो, पीपीएफ एंड पीएफ ये दोनों इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होते हैं, सॉरी, तो ये दोनों इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब बचा है हमारा पीसीएमवी, तो इसको आप साथ में याद कर लीजिए, पीसीएमवी, या आप और कोई अच्छी शॉर्टकट बनाना चाहे तो वो भी बना सकते हैं। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। या मोड ऑफ फाइनेंसिंग फॉर स्टार्टअप, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली बूटस्ट्रैपिंग। ये इंस्टीट्यूट कितनी बार पूछ चुका है, 4 नंबर के लिए ये छोटा सा क्वेश्चन आता है, तो इसलिए इसको प्लीज अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। बूटस्ट्रैपिंग, सो नाम से पता चल रहा है बूटस्ट्रैपिंग। बूटस्ट्रैपिंग क्या होता है, जब आप छोटे होते हैं तो क्या होता है, आपको अपने शू लेसेस भी बांधने नहीं आते, तो आपके पेरेंट्स आपके लिए आपके शू लेसेस टाई करते हैं। बूटस्ट्रैपिंग इज लाइक कि पहले आप अपने शू लेसेस बांधना सीख लो, आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, आप अपने शूज को बांधना सीखो। दिस इज बूटस्ट्रैपिंग। An individual is said to be bootstrapping when he or she attempts to found and build a company from personal finance. यही चीज बोल रहे हो कि पहले अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, यानी कि पर्सनल फाइनेंसिंग यूज करना सीखो, ठीक है। और फ्रॉम द ऑपरेटिंग रेवेन्यू ऑफ द न्यू कंपनी, यानी कि जो आपने बिजनेस बनाया उससे आपको जो भी पैसे आए हैं उसके रेवेन्यू से आपको बिजनेस चलाना है। दिस इज कॉल्ड बूटस्ट्रैपिंग। अब आप बोलेंगे कि मैडम जूते बांधने के लिए तो हम तैयार हैं, पर ये बताइए कि बांधने कैसे हैं, मतलब methods. We are going to discuss method in which a startup firm can bootstrap. तो methods में सबसे पहला है हमारा ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट में ना पर्सन स्टार्टिंग हिज बिजनेस, ये ही वैसा ही ट्रेड क्रेडिट है जैसे हमने अभी डिस्कस कर चुका है। Suppliers are reluctant to give trade credit. They will insist on payment of their goods supplied either by cash. कहेंगे यार देखो कैश में दो, क्रेडिट कार्ड में दो, पैसा चाहिए हमको। However, a way out is the situation to prepare a well-crafted financial plan. पहले से एक बढ़िया वाला फाइनेंशियल प्लान बना के चलो। The next step is to pay a visit to a supplier office. सप्लायर के ऑफिस में जाओ, सुनिए भाई साहब ऐसे ऐसे है, उसको अपना फाइनेंशियल प्लान समझा दो। If the business organization is small, आप छोटे थे, The owner can be directly contacted. डायरेक्ट सबसे बड़े वाले ऑनर से बात कर लिया, नहीं तो उसके सीएफओ से बात कर लिया, जिससे भी कर लिया। कम्युनिकेशन स्किल सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, बात करो, सामने वाला समझे, खुश हो जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए।
ठीक है, द ओनर कैन एक्सप्लेन अबाउट द बिजनेस नीड टू गेट द फर्स्ट ऑर्डर। तो आप उसको बोल सकते हो देखो ये हमारा पहला ऑर्डर है, हमें थोड़ा सा क्रेडिट चाहिए सो दैट हम अपना ऑर्डर बना सके, और उसके बाद हमारे आगे की क्रेडिट टर्म्स ये होंगे, अच्छा होगा, बिजनेस होगा, आगे लेवल पे लेके जाएंगे, ऐसे ऐसे करके बना लो, उसको मान जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज फैक्टरिंग। सेम हमने फैक्टरिंग पहले भी डिस्कस किया है। The financing method where accounts receivable of a business organization is sold to a commercial finance company to raise capital। आपने क्या किया, आपने पैसे रेस करने के लिए फैक्टरिंग का इस्तेमाल किया। The factor then got hold of the accounts receivable of a business organization and assumes the task of collecting the receivable as well as doing what would have been the paperwork। देखो ये जरूरी है कि आपके पैसे टाइम पे आपको रिसीव हो जाए, क्योंकि आप एक स्टार्टअप है, अगर आपको पैसे रिसीव नहीं हुए हैं तो आप खतरे में हो जाएंगे। तो फैक्टरिंग बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, जो जो काम आप करते जा रहे हैं उसके पैसे भी साथ साथ मिलते रहे, सो दैट आपको वर्किंग कैपिटल की प्रॉब्लम नहीं हो। लीजिंग कर सकते हैं आप, इसमें 3 ही पॉइंट्स हैं। तो 4 नंबर का क्वेश्चन खाली बूटस्ट्रैप पे आ जाएगा, जिसमें कि आपको थोड़ा सा ये वाला फर्स्ट पैराग्राफ लिखना होगा। बूटस्ट्रैप हम लिखना तो पूरा ही होगा कि, लेकिन 4 नंबर कैसे है मैं ये बता रही हूँ कि 1 नंबर इस चीज़ का हो जाएगा, बूटस्ट्रैप के बारे में आपने बताया, उसके बाद उसके 3 मेथड के बारे में बताया। तो ये आपको 4 नंबर पक्के है, इसको अच्छे से लर्न कर लेना। फिर आते हैं एंजल इन्वेस्टर। नीचे जितने भी टॉपिक्स है ना, सब पे इंडिविजुअल 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, और ऐसे भी आ सकता है। अगर ऐसे डायरेक्टली आया ना क्वेश्चन कि मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग बताओ फॉर स्टार्टअप्स, तो फिर आपको इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। फिर आपने बूटस्ट्रैपिंग का इतना बता दिया, ठीक है, इनके तीनों के नाम लिख दिए तो भी ठीक है, तो इतना एक्सप्लेन मत करना। बट अगर बूटस्ट्रैपिंग पे सेपरेट क्वेश्चन आ जाए तो ही आपको इतना एक्सप्लेन करना है। ओके, नेक्स्ट इज एंजल इन्वेस्टर। नाम से ही पता चल रहा है, परी हूं मैं, ठीक है। तो ये एंजल होते हैं, ये भगवान के बंदे होते हैं। ऐसे ये आप लोगों को आपके बिजनेस के लिए हेल्प करते हैं। ये लोग ज्यादा पैसे भी नहीं लेते, लोअर इंटरेस्ट लेते हैं, या फिर कई बार तो छोड़ भी देते हैं। Despite being a country of many cultures and communities traditionally inclined to business and entrepreneurship, India still rank low। तो वो कह रहे हैं कि यार इंडिया में इतनी चीजें नहीं है कि entrepreneurship ease of doing business में इंडिया लो रैंक कर रहा है। बट रीजंस कुछ भी है, these include are old and outdated, this other reasons में ये बोल रहा है red tapeism is, ये तो आपको पता होगा, red tapeism is basically आपके जो rigid rules होते हैं, या फिर जैसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो गया, तो आपको पता है कि आपको 1000 तरीके की रेगुलेशंस के अंदर जाकर बिजनेस करना होगा। तो दैट इज कॉल्ड कि इतना फ्रीली यहाँ पे लोग एंटरप्रेन्योरशिप के लिए नहीं जाते, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें टैक्सेस देखना पड़ेगा, ये कंप्लायंस वो कंप्लायंस, उसके चक्कर में लोग बिजनेस करते ही नहीं है। तो एंड उनको ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर भी लगता है, एंड लैक ऑफ जनरल सपोर्ट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। बट टाइम चेंज हुआ है, ये कॉन्सेप्ट में चीज़ें पहले की लिखी थी, अब स्टार्टअप इंडिया को प्रमोट किया जा रहा है, उसके लिए बहुत सारे बेनिफिट्स भी दिए जा रहे हैं। तो इसलिए अब इतना नहीं है, अब काफ़ी रिलैक्स है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इस डिकेड में स्टार्टअप को काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है, तो स्टार्टअप के काफ़ी चांसेस है। ओके, तो ये भी आप पढ़ सकते हैं, पूरा एंजल इन्वेस्टर के बारे में लिखा हुआ है। इसमें ये लिखा है कि एंजल इन्वेस्टर हु सीड स्टार्टअप दैट फेल ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस लूज देयर इन्वेस्टमेंट्स कंप्लीटली। अब कोई कोई स्टार्टअप्स होते हैं कि जो अर्ली स्टेज पे खत्म होते हैं, तो एंजल इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा लॉस होता है क्योंकि उनकी पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट चली जाती है। दिस इज व्हाई प्रोफेशनल एंजल इन्वेस्टर लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज फॉर अ डिफाइंड एग्जिट स्ट्रेटेजी। तो वो क्या करते हैं, पहले से एग्जिट प्लान्स बना के चलते हैं कि ऐसा हुआ तो हम ये करेंगे, ऐसा हुआ तो हम ये करेंगे। यार ऑब्वियसली ना उन पैसे लगा रहे हैं थोड़ा बहुत, तो वो भी देखेंगे ना। बट जनरली ये बहुत इनफॉर्मल इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे कि आपको जान पहचान वाले ऐसे लोग ही होते हैं, तभी ये लोग आपको भरोसा करके पैसे दे पाते हैं। एंजल इन्वेस्टर्स पेरेंट्स को भी बोला जाता है, क्योंकि उन्हें पता है कि डूब गए क्या कर सकते हैं, अपने बच्चा। तो एंजल इन्वेस्टर्स ये वाले लोग होते हैं। अब आते हैं वेंचर कैपिटल फंड। Venture capital fund means investment vehicle that manage fund of investor seeking to invest in startups and small business। ये बहुत प्रोफेशनल टाइप के लोग होते हैं, एंजल इन्वेस्टर से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे इन लोगों का माइंडसेट पहले से ही होता है कि आपका बिजनेस कैसा है, उसको चलाना है नहीं, और ये लोग बहुत ही सिस्टमेटिक मैनर में इन्वेस्ट करते हैं। इसकी स्टेजेस भी होती हैं, वो भी आगे डिस्कस करेंगे, पहले एक बार ही पढ़ लेते हैं। वेंचर कैपिटल इज मनी प्रोवाइडेड बाय प्रोफेशनल। देखा मैंने बोला था जैसे कि प्रोफेशनल लोग होते हैं हु अलोंगसाइड मैनेजमेंट इन्वेस्ट इन यंग रैपिड ग्रोइंग बिजनेस।
तो अगर आप उनको लगता है कि आपका बिजनेस ग्रोइंग है, कुछ चलने वाला है, आपके बिजनेस में पोटेंशियल है कि आप कुछ करके दिखा सकते हैं, तो ये आपको पैसा देते हैं। वेंचर कैपिटल जनरली ये लोग क्या करते हैं, नई और रैपिड ग्रोइंग कंपनीज को फाइनेंस करते हैं, उनके इक्विटीज ले लेते हैं। अब आपने जैसे वीडियो में भी देखा था कि वो लोग इक्विटीज मांग लेते हैं, इतना 60 लाख फॉर 2% इक्विटीज, इस तरह से ना। तो वेंचर कैपिटलिस्ट को इक्विटीज चाहिए होती है और ये आपको एडवाइस करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं ये जानने में कि आप को इस प्रोडक्ट को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे मार्केटिंग करनी है, मतलब अपना पूरा एक्टिव पार्टिसिपेशन रखते हैं, क्योंकि उन्होंने इक्विटी ली है यार। इक्विटी ली है तो उनका अगर बिजनेस अच्छा होगा तो उनके पैसे भी बनेंगे, तो इसलिए इनका पूरा एक्टिव पार्टिसिपेशन रहता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग, लॉन्ग टर्म होराइजन। ये लॉन्ग टर्म होराइजन उसका द फंड वुड इन्वेस्ट विद द लॉन्ग टर्म होराइजन। वो उनको सोच के चलते हैं कि कम से कम भी 3 से 10 साल तक के लिए हमारे पैसे गए इस बिजनेस में, अब क्या हो सकता है, अब इस बिजनेस को अच्छा बनाएंगे, वो भी कमाएंगे, हम भी कमाएंगे। तो वेंचर कैपिटलिस्ट इस माइंडसेट से चलते हैं। Lack of liquidity. When VC invests, it takes into account the liquidity factor. It assumes that there would be less liquidity. उनको पता है कि हमने इक्विटी खरीदा है, अब यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं होती। It gets and accordingly it would be investing in that format. They adjust this liquidity premium against the price and required return. Okay, तो वो liquidity premium को अपना एडजस्ट कर लेते हैं किसमें, प्राइस में और रिक्वायर्ड रिटर्न में। तो वो पूरा ऑलरेडी सब कैलकुलेटेड होके चलते हैं। हाई रिस्क, अब ये वीसी है, ये लोग बहुत ही इज लाइक जोगा देखी जाएगी, तो हाई रिस्क लेने वाले लोग होते हैं ये, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता रिस्क कितना भी है बस। इक्विटी पार्टिसिपेशन, ये हमने बता दिया कि इक्विटी पार्टिसिपेशन लेके चलते हैं, ठीक है। तो इसके हमने 4 पॉइंट देखे हैं, लॉन्ग टर्म होराइजन, लैक ऑफ लिक्विडिटी, हाई रिस्क, इक्विटी पार्टिसिपेशन। आप इसकी बना सकते हैं LLHE, आप इसको ऐसे बना सकते हैं, L H हाई रिस्क, E इक्विटी पार्टिसिपेशन, L लैक ऑफ लिक्विडिटी, L लॉन्ग टर्म होराइजन। तो ये इसके आप निमोनिक याद कर लीजिए, आप कोई और बनाना चाहे तो आप कोई और भी बना सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर लीजिए, वेंचर कैपिटलिस्ट बोलेंगे पूरी दुनिया जो है हेल में, हम तो करेंगे इन्वेस्ट इस कंपनी में। एडवांटेजेस ऑफ ब्रिंगिंग वीसी इन द कंपनी। अब एक बात बताइए, वेंचर कैपिटलिस्ट को अपनी कंपनी में लाने के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहला बात करें हम, तो ये लोग क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म इक्विटी फाइनेंस करेंगे विच प्रोवाइड अ सॉलिड कैपिटल बेस। आपको पता है आपके पास पैसे आ गए और जिसे अभी आपको रीपे करने की भी कोई जल्दी नहीं। अगर अपने बैंक से 1 साल का लोन नहीं होता तो आपको 1 साल के अंदर लगने लगता ओ माय गॉड, हमने तो अभी तक इतना प्रॉफिट भी नहीं कमाया, अब बैंक को देने के पैसे कैसे दे। तो बैंक स्टार्टअप्स में इतना लगाते भी नहीं है, बट इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। तो अगर आपने वेंचर कैपिटलिस्ट से पैसे लिए हैं तो इन्होंने इक्विटी खरीदी है और ये लंबे टाइम तक कहीं नहीं जाने वाले, तो आपको एक सॉलिड कैपिटल बेस मिल गया है आपके बिजनेस के लिए। एंड द वेंचर कैपिटलिस्ट इज अ बिजनेस पार्टनर शेयरिंग बोथ द रिस्क एंड रिवॉर्ड्स। तो ये क्या कर रहे हैं, रिस्क एंड रिवॉर्ड शेयर कर रहे हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट आर अवॉर्डेड विद बिजनेस सक्सेस एंड कैपिटल गेन। ऑलरेडी वो बहुत कैपिटल गेन, बिजनेस सक्सेस, इन सब के लिए ही जाने जाते हैं। ये लोग क्या करते हैं, आपको प्रैक्टिकल एडवाइस देंगे, असिस्टेंस देंगे। उन्होंने तो अपने बिजनेस चलाए हैं और पता नहीं कितनों के बिजनेस चलाए हैं, तो उनके पास बहुत बढ़िया वाली नेटवर्किंग होती है। ये आपको अच्छी प्रैक्टिकल एडवाइस देंगे, असिस्टेंस देंगे। ये देखो नेटवर्क ऑफ कॉन्टैक्ट्स, आपने देखा होगा वो लोग ऐसे ही बोलते हैं, अरे मेरे पास तो ये है, मैंने तो इतने रिटेल चला दिए, मेरा नेटवर्क ऑफ कॉन्टैक्ट तुम यूज कर सकते हो। तो वही चीज है, जैसे कि आपने शायद वीडियो में ये पार्ट भी मैंने इनकॉर्पोरेट किया था। विनीता ने बोला था कि आपका टारगेट भी 25 ईयर की गर्ल्स है, मेरी भी 25 ईयर की गर्ल्स है, तो मैं आपको नेटवर्क ऑफ कॉन्टैक्ट दे सकती हूँ अपने। तो नेटवर्क ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया। द वेंचर कैपिटलिस्ट मे बी कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग एडिशनल राउंड्स ऑफ फंडिंग। तो यहाँ पर ये लोग ये नहीं है कि एक बार पैसे दे दिए उसके बाद खत्म, ये लोग फंडिंग्स करते हैं राउंड्स में, लाइक स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, ये हम आगे देखेंगे। बट एडिशनल राउंड ऑफ फंडिंग भी ये लोग लेके आते हैं। इनको लगता है कि हाँ इन्होंने एक बार पैसे दिए थे, आपने उसका इस्तेमाल बहुत अच्छे से किया है और अब मैं आगे भी दे सकती हूँ। द वेंचर कैपिटलिस्ट आर एक्सपीरियंस्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अ कंपनी फॉर एन IPO। अब इट्स नॉट अ वन टाइम जॉब ना, तो अगर आप अच्छा कर रहे थे, बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग से आए थे, तो अब हम आपके IPO लाने में हेल्प करेंगे।
कितनी नई नई कंपनीज थी, सब अपना आईपीओ ला रही है, नाइका लाई है, जोमेटो लाई है, तो सब लोग अपना आईपीओ लेकर आते हैं। तो ऐसे ही ये इनको आईपीओ लाने में हेल्प कौन करते हैं? वेंचर कैपिटलिस्ट हेल्प करते हैं। दे कैन ऑल्सो फैसिलिटेट अ ट्रेड सेल, ये लोग आपकी ट्रेड सेल में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये एडवांटेजेस थे। ये एडवांटेजेस भी आप अपने आप सोच के लिख सकते हैं। इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट, बट आई विल रिक्वेस्ट प्लीज इनको याद कर लीजिए ना। इसमें बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वेंचर कैपिटलिस्ट, तो उसमें आप इसके एडवांटेजेस बताइए, वेंचर कैपिटलिस्ट की डेफिनेशन बताइए, दैट्स इट। 4 नंबर आपके। स्टेजेस ऑफ फंडिंग फॉर वीसी, जो हम बात कर रहे थे कि फर्स्ट एडिशनल राउंड्स क्या आने वाले हैं, तो वो ये एडिशनल राउंड आने वाले हैं। लेट्स सपोज सीड मनी, सबसे पहले लो लेवल फाइनेंसिंग होती है। जैसे कि आपने बताया मुझे एक आइडिया आया, तो इस आइडिया को प्रूव करने के लिए हमने आपको सीड मनी दी थी। आपका आइडिया प्रूव हो गया, हमें भी अच्छा लगा, ठीक है आपने सही किया। तो फिर आता है स्टार्टअप, अर्ली स्टेज फर्म्स दैट नीड फंड फॉर एक्सपेंस एसोसिएटेड विद मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब हमारा जो आइडिया था वो चल रहा है, तो हम उसे मार्केटिंग करेंगे, हम उसे और लोगों तक पहुंचाएंगे, दैट इज कॉल्ड स्टार्टअप। देन इट कम्स फर्स्ट राउंड, अर्ली सेल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग फंड्स। सेकेंड राउंड वर्किंग कैपिटल, अब बिजनेस को चलाना है ना, तो वर्किंग कैपिटल तो चाहिए, तो फिर आगे के सेकंड राउंड के लिए हम लोग वर्किंग कैपिटल देते हैं। एंड थर्ड राउंड इज आल्सो कॉल्ड मेज़ेन फाइनेंसिंग, दिस इज एक्सपेंशन मनी फॉर अ न्यूली प्रॉफिटेबल कंपनी। अब लेट्स सपोज हमने एक मार्केट सेट की थी, अब हमने मार्केट एक्सपेंड करनी है, या फिर लेट्स सपोज हम एक ज्योग्राफिकल एरिया में काम कर रहे थे, अब हमें दूसरे में भी करना है, तो किसी भी तरह से हम लोगों को एक्सपेंशन करना है, तो उसके लिए हम लोग थर्ड राउंड भी प्रोवाइड करते हैं, आई मीन वीसी थर्ड राउंड भी देते हैं। फोर्थ राउंड also called bridge financing, it is intended to finance the going public process। तो जब आप आईपीओ लेकर आ रहे हैं तब तक के लिए, वो पैसे जब तक पब्लिक से आपके पास नहीं आ जाते उस टाइम के लिए जो आपको पैसे चाहिए, दैट इज कॉल्ड ब्रिज फाइनेंसिंग, कि जब वो आ जाएंगे तब तक के लिए एक ब्रिज है, इतना टाइम के लिए जो आपको पैसे चाहिए, दैट इज कॉल्ड ब्रिज फाइनेंसिंग। ये भी आपको वीसी प्रोवाइड कराते हैं। और ये रिस्क लेवल कितना होता है, ये सब एक मैट्रिक्स इन्होंने बताई है। वीसी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, it's another important question and I think it's the last one। ठीक है, एक बार इसको भी देख लेते हैं। तो इसको याद करने के लिए भी एक प्रोसीजर है, वीसी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। आप इसको ऐसे सोच सकते हैं, द एंटायर वीसी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस कैन बी सेग्रेटेड इनटू फॉलोइंग स्टेप्स। तो इन्होंने ये नीचे स्टेप्स मेंशन किया। तो सबसे पहले कोई भी आप देखिए तो डील की ओरिजिनेशन हो रही है, तो वीसी ऑपरेट्स डायरेक्टली और थ्रू इंटरमीडिएटरीज। तो या तो कोई डायरेक्टली कांटेक्ट करेगा या इंटरमीडिएटरीज के थ्रू करेगा। तो वीसी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस के लिए आप ऐसे सोच सकते हैं, लेट सपोज आप कोई लड़का देखने गए हो, तो फिर तो आपने क्या किया, सबसे पहले कोई बीच में इंटरमीडिएटरीज भी होते हैं या आप लोग डायरेक्ट भी पहुंच जाते हैं, डील ओरिजिनेशन स्टार्ट हुई। तो मेनली दोनों माइंड में कॉन्सेप्ट साथ में रखिएगा, इसको याद करने के लिए बस मेमोरी टेक्निक की तरह, और मेनली आपका फोकस किस पे रहना चाहिए, वीसी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस पे। तो सबसे पहले डील हो गई, डील ओरिजिनेशन हुई, तो यहाँ पे बिफोर सोर्सिंग द डील वीसी शुड इन्फॉर्म द इंटरमीडिएटरी और इट्स एम्प्लॉयज अबाउट द फॉलोइंग। तो वो हम पहले से ही बता देगा, देखो क्या क्या चीजें तुम्हें नोटिस करनी है, सेक्टर फोकस, स्टेजेस ऑफ बिजनेस फोकस, प्रमोटर फोकस, टर्नओवर फोकस। तो किसी भी डील को करने से पहले आपके माइंड में कुछ ना कुछ पैरामीटर सेट होते हैं कि हाँ आपको उसमें ये चीजें देखनी है, अगर ये सब चीजें होंगी तो उसके बाद बात आगे होगी, अदरवाइज नहीं। उसके बाद होता है स्क्रीनिंग। वंस द डील इज सोर्स्ड, हाँ आपको लगा कि ठीक है डील सही है, बट एक बार बैकग्राउंड वेरिफिकेशन जरूरी होती है, तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन इज कॉल्ड स्क्रीनिंग। तो आपने स्क्रीनिंग की जनरली कैरिड आउट बाय कमिटी, तो आप लोग जैसे ये लोग नेबर्स से ऐसे किसी भी तरह से फेसबुक से स्क्रीनिंग कराते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पे क्या हो रही है, स्क्रीनिंग हो रही है। वंस द डील इज सोर्स द सेम वुड बी सेंट फॉर स्क्रीनिंग बाय द वीसी। तो यहाँ पे वीसी क्या कर रहा है, वो भी डील करने जा रहा है, तो एक बार स्क्रीनिंग जरूर करेगा। ड्यू डिलिजेंस, द स्क्रीनिंग डिसीजन वुड टेक प्लेस बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कंपनी। अब इंफॉर्मेशन जो दिया वो ऑथेंटिकेट है या नहीं, ये भी देखना है, तो उसके लिए ड्यू डिलिजेंस अपनानी होगी। अब ड्यू डिलिजेंस का एक बहुत वाइड प्रोसेस होता है, जिसके लिए स्पेशली डिपार्टमेंट्स भी होते हैं कंपनीज में। आपने भी देखा होगा ड्यू डिलिजेंस डिपार्टमेंट में जाना है, ऐसे लोग बोलते हैं ना, तो ड्यू डिलिजेंस के डिपार्टमेंट्स भी होते हैं। तो वीसी चाहे तो उस ड्यू डिलिजेंस के डिपार्टमेंट को यूज कर सकता है। अब आगे चलते हैं। वंस द डिसीजन इज
taken to proceed further, the VC would now carry out due diligence. तो ऐसे ही आपने क्या किया, उस बंदे का ड्यू डिलीजेंस करवा लिया. फिर डील स्ट्रक्चर, फाइनली डील बन गई. चलिए आज से once the case passes through the due diligence, it would now go through the deal structuring. अब ये सारे ड्यू डिलीजेंस भी पास हो गए, सारे टेस्ट पास हो गए, स्क्रीनिंग भी सही थी, तो अब डील स्ट्रक्चर हो गई. चलिए बधाई. In many cases, the convertible structure is brought in to ensure that the promoter retains the right to buy back the share. अब जनरली लोग ना कंडीशन लगा देते हैं कि हाँ ये जो प्रमोटर के पास ना बायबैक का राइट होता है. वैसे अगर आपने कभी भी देखा हो तो जब किसी भी कंपनी में अगर प्रमोटर की शेयर होल्डिंग ज्यादा है ना तो उस कंपनी को अच्छा माना जाता है, क्योंकि अगर प्रमोटर इंटरेस्टेड है उस कंपनी में तो ये वो कंपनी अच्छी है. अगर किसी कंपनी का प्रमोटर ही उसमें इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर उसे कैसे आप अच्छा कह सकते हैं. नेक्स्ट आता है पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी. इन दिस सेक्शन द वीसी नॉमिनेट्स इट्स नॉमिनी इन द बोर्ड ऑफ द कंपनी. अब इन्वेस्टमेंट के बाद क्या क्या होने वाला है, पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज वो हुई है. एग्जिट प्लान, चलिए अब एट द टाइम इन्वेस्टिंग द वीसी शुड आस्क द प्रमोटर. वो पहले ही बात कर लेगा, देखो यहाँ पे हमने इन्वेस्ट किया था, आपका इतना साथ दिया, अब एग्जिट प्लान के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं. दिस इज ऑल अबाउट. लास्ट वाला टॉपिक ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. इसमें क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ वेंचर कैपिटल फंड इन इंडिया. स्ट्रक्चर फंड कैसे हो सकते हैं, डोमेस्टिक फंड्स एंड एक तो है हमारा डोमेस्टिक फंड एंड दूसरा है हमारा ऑफशोर फंड. तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, देखो डोमेस्टिक फंड एक हो गया और एक ऑफशोर फंड जिसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक ऑफशोर स्ट्रक्चर और एक यूनिफाइड स्ट्रक्चर. तो पहले हम बात करते हैं डोमेस्टिक फंड्स की. डोमेस्टिक फंड्स ये यूजुअली स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, मतलब इसमें कुछ नहीं होता है. इसमें ये होता है कि यहीं का पैसा है, यहीं से किया, यहीं का एडवाइजर था, तो सब कुछ डोमेस्टिकली आपने खत्म कर लिया. ऑफशोर फंड्स में क्या होता है, यहाँ पे दो ऑल्टरनेटिव्स होते हैं आपके पास. एक होता है ऑफशोर स्ट्रक्चर. तो बेसिकली वैसे ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट छोड़ हम कुछ भी नहीं सकते, तो इसलिए इस टॉपिक को भी एक बार देख लेते हैं. ऑफशोर स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, इंडियन पोर्टफोलियो की कंपनी थी, ठीक है, कंपनीज यहाँ की, पर आपका जो मैनेजर है, ओवरसीज मैनेजर, वो बाहर का था. उसने क्या किया, एक इंडिया का बंदा लिया, उससे एडवाइजरी ली इंडियन एडवाइजर से कि यहाँ के जो पोर्टफोलियो उसको इतना नहीं पता होगा ना, तो उसने इंडियन एडवाइजर को बीच में इन्वॉल्व कर लिया. यहाँ के पोर्टफोलियो में इंडियन एडवाइजर के थ्रू वो लोग यूज कर रहे हैं, ड्यू डिलीजेंस करवा लिया कि हाँ कौन कौन से डील्स बैठ सकती हैं. तो यहाँ पे डील्स जो बैठ सकती थी वो उसने ओवरसीज मैनेजर को बताया. अब वो ओवरसीज मैनेजर यहाँ के फंड्स में इन्वेस्ट कर पा रहा है. दिस इज कॉल्ड ऑफशोर स्ट्रक्चर. यूनिफाइड स्ट्रक्चर भी सेम है, बट यहाँ पे जैसे फंड्स थे, अब P1, P2, P3 डिफरेंट पोर्टफोलियो है ना, तो यहाँ पर तो उसको मैनेज करने में लिटिल डिफिकल्टी होती है. तो यूनिफाइड स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक ट्रस्ट बना दी जाती है, अलग अलग पोर्टफोलियोज की जगह उन सबको एक ट्रस्ट मैनेज कर रही है, और उस ट्रस्ट पे डायरेक्ट इंडियन एडवाइजर बताएगा ओवरसीज मैनेजर को कि हाँ ये चीज आप कर सकते हो इस ट्रस्ट के थ्रू. तो यहाँ पे बस एक ट्रस्ट बिल्डअप हो जाती है, वो चीज एक्स्ट्रा हो जाती है. स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव ये पढ़ लेना आप, इसमें कुछ चेंजेस भी थे टर्नओवर के लिमिट्स में और उसमें, तो ये चीज़ आप देख लेना एक बार. दैट्स इट. थैंक यू फॉर योर टाइम. आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा. ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई है, बट आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि इसको हमने लेंथी क्यों किया, ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा रटनी ना पड़े, आप इजीली उसको आराम से याद कर सके और एग्जाम में लिख भी सके. आपको चैप्टर बार बार भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, बट एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा ही आता है. तो प्लीज़ सारी चीज़ें अच्छे से याद कर लीजिएगा. थैंक यू सो मच. कोई भी क्वेरीज होगी तो प्लीज़ लेट मी नो. बाय बाय, टेक केयर. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.